कई टाइप की होती है, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए होती है। यहाँ हम लोग फोकस करेंगे थर्मोडायनेमिक साइकिल और पावर जनरेशन होती है, यानी जो साइकिल्स हीट इंजन को डेवलप करने के काम में आती है। तो टोटल 4 टाइप की साइकिल्स होती है जो हमें यहाँ पे देखनी है। सबसे पहले होती है कार्नोट साइकिल, उसके बाद ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और वेल। ये 4 साइकिल में जो कार्नोट साइकिल होती है ये एक थ्योरेटिकल साइकिल है और इसी के बेस पे बाकी की साइकिल आगे डेवलप की गई है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। कार्नोट साइकिल को पढ़ना इसलिए भी जरूरी होता है कि अगर आप किसी भी इंजन को बना रहे हो तो सबसे पहले उसको कार्नोट साइकिल के बेस पे एनालाइज करना पड़ता है, ताकि हम ये पता कर सके कि इंजन जो हम बना रहे हैं वो रियल लाइफ में बन सकता है या नहीं। तो हम आगे देखेंगे कि कार्नोट साइकिल का इंपॉर्टेंस क्या है। तो दोस्तों, फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था, जिसमें ये कहा गया था कि हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है और जो डिवाइस हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है उस डिवाइस को हीट इंजन कहा जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ कि आप पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी है, वो कहता है कि आप पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी आपको कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट करनी पड़ेगी दूसरे हीट सिंक में जो एक लोअर टेम्परेचर पे होगा। इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसा इंजन नहीं बना सकते जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, पर एफिशिएंसी कितनी कम हो, कितनी मैक्सिमम एफिशिएंसी कोई इंजन अचीव कर सकता है, ये बताने का काम कार्नोट साइकिल करती है। तो वही हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं कार्नोट साइकिल के बारे में। कार्नोट साइकिल एक आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन साइकिल है, मींस कि ये एक हीट इंजन को एप्लीकेबल साइकिल है और ये आइडियल साइकिल है। इसका मतलब होता है कि प्रैक्टिकली इस साइकिल को अचीव नहीं किया जा सकता। ये साइकिल सादी कार्नोट ने 1824 में डेवलप की थी, जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे और जिन्होंने कई टाइप के इंजन का आविष्कार किया था। इस साइकिल में टोटल 4 प्रोसेस का समावेश होता है। इसमें 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होती है और 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। अब जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस में टेम्परेचर में चेंज नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर 0 होता है। कार्नोट साइकिल एक हाइपोथेटिकल साइकिल है एंड दिस साइकिल कैन नॉट बी अचीव्ड इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। पर ये साइकिल हमें गाइडलाइंस देती है, कभी भी अगर हम इंजन डेवलप कर रहे हैं तो हम सबसे पहले उस इंजन को मैक्सिमम एफिशिएंसी के बेस पे, इस कार्नोट एफिशिएंसी के बेस पे टेस्ट करेंगे और हम ये बता सकते हैं कि वो इंजन बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। तो फ्रेंड्स, कार्नोट साइकिल में बेसिकली 4 प्रोसेस होती है। सबसे पहली प्रोसेस होती है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। द सेकंड प्रोसेस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, मतलब एक्सपेंशन होगा और वो एडियाबैटिक होगा, मतलब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट ट्रांसफर विल बी 0। उसके बाद रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, जैसा कि नाम है कंप्रेशन, तो इस प्रोसेस में गैस को कंप्रेस किया जाएगा और जो कंप्रेशन होगा वह आइसोथर्मल होगा, मतलब टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। और लास्ट प्रोसेस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये 4 प्रोसेस कार्नोट साइकिल में इन्वॉल्व होती है। आगे देखेंगे कि ये चारों प्रोसेस में क्या होता है और उसके पीवी और टीएस डायग्राम कैसे ड्रॉ किए जाते हैं।
तो चलिए दोस्तों ड्रॉ करते हैं कार्नोट साइकिल को पीवी और टीएस डायग्राम में। किसी भी साइकिल को पीवी और टीएस डायग्राम में रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दो डायग्राम से हमें पता चलता है कि उस प्रोसेस में या साइकिल में वर्क डन या फिर हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है और कहां पर हो रहा है। तो इसीलिए ये डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है। तो हम लोग ड्रॉ करेंगे पीवी और टीएस डायग्राम कार्नोट साइकिल का। सबसे पहले हम लोग पहला ग्राफ लेते हैं जिसमें वाई एक्सिस पे हमने लिया है प्रेशर और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है वॉल्यूम। तो ये डायग्राम होता है पीवी डायग्राम। दूसरे इसमें हम लोगों ने वाई एक्सिस पे लिया है टेम्परेचर और एक्स पे लिया है एंट्रोपी, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस डायग्राम इज नोन एज टीएस डायग्राम। तो सबसे पहली प्रोसेस जो होती है वो होती है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम पहली प्रोसेस एक्सपांशन प्रोसेस है, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर कम होगा। तो दिस फर्स्ट 1 to 2 प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो जैसा कि नाम है कि प्रोसेस एक्सपांशन है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, पर आइसोथर्मल होने की वजह से टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज T1 विल बी इक्वल्स टू T2, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा। ये प्रोसेस खत्म होने के बाद दूसरी प्रोसेस होती है जो होती है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो इस प्रोसेस में भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्सपांशन कर रहे हैं, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है V2 से 3 की ओर और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर और कम हो रहा है। अब इस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर रेट 0 है और क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है तो इसका टेम्परेचर भी कम होगा। तो प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी 2 से 3 तक रिड्यूस होगा। उसके बाद तीसरी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है जो 3 से 4 पे है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, यानी हम अब गैस को कॉम्प्रेस कर रहे हैं। और जब हम गैस को कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम होगा और वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा तो प्रोसेस आइसोथर्मल होने की वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और सबसे लास्ट प्रोसेस होती है 4 से 1 तक और ये प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। तो क्योंकि प्रोसेस कॉम्प्रेशन प्रोसेस है तो अगेन वॉल्यूम विल रिड्यूस एंड प्रेशर विल गोइंग टू इंक्रीज, एंड बिकॉज प्रेशर इज इंक्रीजिंग so there will be increase in the temperature. So this is the cycle and this cycle is known as Carnot cycle। 4 प्रोसेस है और ये इसका पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम ड्रॉ करना हमें आना चाहिए। आगे हम इन सारी प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे कि हर प्रोसेस में क्या हो रहा है। So now we are going to apply a Carnot cycle on Carnot engine। तो सबसे पहले देखते हैं कि Carnot इंजन होता क्या है। तो Carnot इंजन में एक सिलेंडर होता है और एक पिस्टन होता है। सिलेंडर पूरी तरह से क्लोज्ड होता है और उसके अंदर एक फ्रिक्शन लेस पिस्टन होता है, मतलब यहाँ सिलेंडर और पिस्टन के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता। दूसरी चीज, इस क्लोज्ड सिलेंडर के अंदर एक परफेक्ट गैस भरी हुई रहती है। ये गैस क्लोज्ड साइकिल में काम करती है, यानी ना यहाँ पे इनलेट होगा ना एग्जॉस्ट वाल्व होगा, सेम गैस अगेन एंड अगेन विल बी यूज्ड। देन हीट ट्रांसफर, जो इंजन सिलेंडर के अंदर हीट ट्रांसफर होता है और इंजन सिलेंडर से बाहर हीट ट्रांसफर होता है, वो एक रिजर्वायर को होगा। देन ये जो सिलेंडर वॉल्स होती है वो परफेक्टली इंसुलेटेड होती है। तो आगे हम कार्नोट साइकिल की 4 प्रोसेस को इस कार्नोट इंजन के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि एक्चुअल में प्रोसेस क्या हो सकती है। So let's learn about the processes in detail. The first process is reversible isothermal expansion. As the process says, in this process
the piston moves from 1 to 2 and this process is expansion, so volume is increases from 1 to 2, यानी piston पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक मूव करेगा और ये जो मूवमेंट होगा वो होगा हीट ट्रांसफर की वजह से, क्योंकि हम लोग इस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो भी हीट ट्रांसफर हो रही है वो हीट पिस्टन को मूव करेगी, यानी गैस को एक्सपांड करेगी। गैस एक्सपांड होगी मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर रिड्यूस होगा। पर ये प्रोसेस आइसोथर्मल है इसीलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा एंड ये जो टेम्परेचर कांस्टेंट है दैट टेम्परेचर विल बी T1 will be equals to T2 और हम उसको बताएंगे higher temperature that is TH because it is the temperature of heat reservoir at higher temperature. And to calculate the outcome of this process, during this process what will happen? Heat is added to the system, यानी heat हमने supply की है और कितनी heat हमने supply की है, कितनी heat हमने add की है, ये हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी QA is equals to MR T1 यानी TH log to the base V2 upon V1. The second process is reversible adiabatic expansion. Now, because this process is adiabatic expansion, the piston is going to move from 2 to 3. During this process, heat transfer is zero because this is a adiabatic process. So, insulation at the cylinder head, ये cylinder head के ऊपर हमने insulation provide किया हुआ है, and then temperature will drop from T2 to T3. Temperature कम होगा क्यों? कि piston T2 से T3 की ओर जा रहा है, यानी expansion हो रहा है, volume बढ़ रहा है, pressure कम हो रहा है और प्रेशर अगर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। इस प्रोसेस में जो वर्क है वो परफॉर्म किया जाएगा गैस की वजह से, यानी द गैस व्हिच इज प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज गोइंग टू परफॉर्म अ वर्क डन एंड दैट थिंग इज नोन एज वर्क डन बाय द गैस एंड दिस इज द वर्क आउटपुट ऑफ दिस साइकिल। आफ्टर दिस a third process takes place, that is reversible isothermal compression. Now, a piston starts moving from position 3 to 4. Piston is moving inside, यानी compression हो रहा है क्योंकि volume कम हो रहा है और जब ये compression process होगी तो heat transfer होगा क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने वाला है और क्योंकि हमने यहाँ का इंसुलेशन निकाल दिया है तो हमको टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है, तो जो भी हीट जनरेट होने वाली है, जो भी टेम्परेचर में इंक्रीज होने वाला है वो हम इधर सप्लाई कर देंगे ताकि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जा सके। So this process is known as isothermal compression. Again टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा यानी T3 will be equals to T4 और इस प्रोसेस में हीट रिजेक्ट होंगी और हीट रिजेक्ट हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। In the end, the last process will be occurred, that is 4 to 1, and it is reversible adiabatic compression. During this process, हम इंसुलेशन फिर से अप्लाई कर देंगे और पिस्टन मूवमेंट होगा 4 से 1 पे। पिस्टन मूवमेंट will be 4 to 1. During this, again, what happened? Because it is adiabatic process, heat transfer will be zero and temperature will increase from T4 to T1 because वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, गैस कॉम्प्रेस होगी और ये करने के लिए हमको वर्क सप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमको गैस को कॉम्प्रेस करना है, गैस को दबाना है तो दबाना है तो काम करना पड़ेगा। That's why there will be a work done by the gas work done on the gas. And in this cycle, अगर पूरे साइकिल का टोटल आउटपुट हम निकाले अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो नेट वर्क क्या होगा?
कि हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन, जितनी हीट हमने ऐड की उसमें से अगर रिजेक्ट करने वाली हीट अगर हमने माइनस कर दी तो वो हमारा नेट वर्क था। अगर हमें हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन पता है तो हम लोग कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। एफिशिएंसी का बेसिक फार्मूला हमेशा होता है कि नेट वर्क डन कितना हुआ डिवाइडेड बाय हीट एडिशन या इनपुट। जैसे कि यहाँ पर जो हीट इनपुट था वो था हीट एडिशन, तो क्यू ए इज द एडिशन और नेट वर्क डन क्या हुआ क्यू ए माइनस क्यू आर। और इसी को अगर आगे लिखा जाए तो ये फार्मूला बनता है। और क्योंकि हमको डेरिवेशन दी है एग्जाम में, so that's why we can directly use this formula, that is efficiency of Carnot cycle is equal to 1 minus TL upon TH। यहाँ पे L और H इसलिए यूज किया है क्योंकि कार्नोट इंजन दो टेम्परेचर रेंज में काम करते हैं, एक हायर टेम्परेचर होता है, एक लोअर टेम्परेचर होता है। और जब भी आपको प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसमें आप आइडेंटिफाई कीजिए कि हायर टेम्परेचर कौन सा है और लोअर टेम्परेचर कौन सा है, और अगर आपने ये दोनों आइडेंटिफाई कर लिए तो आप कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। So this is all about the Carnot cycle and in the end we can conclude that सबसे पहले हमने सीखा कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है। पहली स्लाइड में हमने बताया था कि किसी भी इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है वो कार्नोट साइकिल से हमको पता चलता है। सो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। देन एफिशिएंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड। यहाँ आप कोई भी फ्लूइड यूज कीजिए, आप किसी भी गैस को यूज कीजिए, वो परफेक्ट गैस है कोई और टाइप का फ्लूइड है तो उसकी एफिशिएंसी से उस फ्लूइड से आपकी एफिशिएंसी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करेंगे? सिर्फ दो टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर कितना है और लोअर टेम्परेचर कितना है, इसके ऊपर एफिशिएंसी डिपेंड करेंगे। और सबसे जरूरी बात कि जो जितना ज्यादा ये दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा एफिशिएंसी आपको मिलेगी। These are the main points and these are the summary of this particular lecture. In the end,